हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। हमने सिंपल सेंटेंस लिए थे स्टार्टिंग में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को बताए थे। जो भी उसकी सारे जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी थी। आज मैं आपको एग्जाम्पल जो यानी कि जो एक्सरसाइज है आपकी, कुछ सेंटेंस में आपको सॉल्व करना है सो दैट आप उसको कम्प्लीटली करिए। मैं सारी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, वो आपको खुद करनी है। यू हैव टू डू दैट योरसेल्फ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे को नहीं। कोई सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, वो सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको अब जैसे ग्रामर का क्वेश्चन आपने रजिस्टर में बना रखा है स्टूडेंट्स, तो रजिस्टर में उस पोर्शंस में आप जो है ये सेंटेंस जो भी एक्सरसाइज है उसमें राइट कर लीजिएगा रजिस्टर। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब बुक्स, अब आई होप कि अब तक आपने सबने बुक्स अरेंज कर ली होंगी और जो है बुक्स की फ़ोटो वगैरह सब आपके पास सेंड हो चुकी है। अगर किसी और बुक्स नगीन प्रकाशन की ना अवेलेबल हो, किसी और राइटर की बुक्स आपके पास अवेलेबल हो, अगर वो आपको मिल रही है तो आप वो भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये कि किसी में कोर्स जो है शॉर्ट में होता है और किसी में डिटेल में होता है, डिफरेंस इतना होता है। किसी में क्वेश्चन आंसर कम होते हैं, किसी में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा दिए गए होते हैं। बस आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर मेरी जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने नगीन प्रकाशंस की लगा रखी है, तो जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ जो भी क्वेश्चन आंसर, यदि आपके पास दूसरी राइटर की बुक है तो उसमें यदि वो क्वेश्चन आंसर है या वो वर्क है तो मार्क कर लीजिएगा। अगर वो उसमें नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट से आप उसको ले लीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट से बुक लेकर वो काम कर लीजिएगा। अब तो आसान है, काम नहीं करना है, फोटो खींचनी है। अब तो बहुत आसान है, ये काम करने की जरूरत नहीं, आपने फोटो खींच लेनी है, बात खत्म। फोटो खींची और आपका काम खत्म, आपके पास वो चीज़ सेव होगी, तो आप उस चीज़ को कर लीजिएगा। अब देखिए आपका बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर 179 इनडायरेक्ट स्पीच का जो कि हम टॉपिक चला रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। केवल 2 एक्सरसाइज हैं मोस्टली। इसमें देखिए क्या है कि डायरेक्ट सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और कुछ आपके नेक्स्ट दे रखी कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ये दो तरह से बता देते हैं एग्जाम में, दोनों तरीके से आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों की में दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना ही आता है। रेयरली कभी वो एक कोई सेंटेंस दे देते हैं जिनको कि आपको जस्ट अपोजिट करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन वही है। जो आपका सॉल्यूशन है उसको प्रॉब्लम बना दीजिएगा, बस, और क्या है, जो आपने देखा है उसमें चेंज करना है। अब ओपन पेज नंबर 179, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। इसमें देखिए सब तरीके से हैं आपके, इम्पेरेटिव वगैरह इंट्रोगेटिव हैं, वो कुछ नहीं, केवल आपको मैं सिंपल सेंटेंस ही कन्वर्ट करना बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी सिंपल पार्ट से आपको बताया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शुड एडवाइज यू टू ज्वाइन बीकॉम, द टीचर सेड टू द बॉय। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। आई शुड एडवाइज यू टू ज्वाइन बीकॉम, द टीचर सेड टू द बॉय, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना। अब ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें द टीचर सेड टू द बॉय, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब है। अब इसको बनाने के लिए हमें सीधा कर लेना है, आगे पीछे दे रखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस आपको वैसे ही राइट करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी आप ऐसे ही करें, यानी कि पहले आप जो है रिपोर्टेड वर्ब लिखें उसके बाद में स्पीच, नहीं, सेंटेंस आपको सीधा ही लिखना है। द टीचर सेड टू द बॉय, अब सबसे बड़ी बात, सेड टू द बॉय यानी कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस है, और इसमें देखिए सेड टू द बॉय लिखा हुआ है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, अब टू द बॉय ऑब्जेक्ट दे रखा है,
जब हम इसको चेंज करेंगे तो यानी कि सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे और उसके बाद दैट कंजंक्शंस लगाएंगे। तो अब ये सेंटेंस जो है आपके पास बुक्स में सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको केवल इसका सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। अब यानी कि द टीचर क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द बॉय, द टीचर टोल्ड द बॉय। एक्सरसाइज नंबर 1 is 1, 7, 9। या पूरा ही लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर कभी समझना है। I should, this is the sentence, advise you to join BCom the teacher said to the boy। अब देखिए ये आपका सेंटेंस, अब इनको बनाना है। अब इसको हम कर देंगे द टीचर टोल्ड द बॉय। इसका सॉल्यूशन है, देखिए यस, यहां से स्टार्ट करेंगे। द टीचर सेट को चेंज टोल्ड में इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। टीचर टोल्ड द बॉय, टू नहीं लगाना है, टोल्ड द बॉय और दैट कंजंक्शन से हमें सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करना था, ये आपको मालूम है। दैट, अब देखिए आई शुड एडवाइज यू टू ज्वाइन बीकॉम, इसमें आई है और यू भी है। अब देखिए द टीचर सेड टू द बॉय, अब सी ऑब्वियसली हमें ये समझना है कि जो टीचर है और वो बॉय दे रखा है, लड़का है। अब टीचर के हिसाब से हमें ये चेंज करनी है। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट, अब क्या करना है, बॉय के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन चेंज करना है क्योंकि बॉय है तो बॉय का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ही, दैट ही, क्योंकि बॉय के अकॉर्डिंग जो है ही आ जाएगा। अगर गर्ल होता शी हो जाता। ठीक है, ध्यान दो आप इधर से कि अगर बॉय है तो यहाँ पर ही होगा, गर्ल्स होती तो शी आ जाता। अब टीचर का कोई जेंडर नहीं है, ना तो मेल है ना फीमेल है, टीचर है, तो हम इसको मान के चलते हैं, हम इसको मेल टीचर में ही मान के चलते हैं। ठीक है ना, द बॉय दैट, अब ही है, शैल का शुड तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर शुड ही सेंटेंस की ऐसे हो जाएगा। दैट ही शुड, दैट ही शुड, दैट द टीचर, दैट ही शुड एडवाइज। अच्छा, ये टीचर के हिसाब से है, देखिए कि द टीचर एडवाइस दे रहा है कि उसे, द टीचर सेड टू द, टोल्ड टू द बॉय, टोल्ड द बॉय दैट ही शुड एडवाइज हिम, क्योंकि ही है ना, यू है तो यू के हिसाब से किसको, हिम किसके हिसाब से चेंज होगा, लड़के के हिसाब से। दैट ही शुड एडवाइज हिम, ही किसके हिसाब से है, ही शुड एडवाइज, ही सॉरी ही आया टीचर के हिसाब से और हिम आएगा बॉय के हिसाब से। दैट ही शुड एडवाइज हिम, एडवाइज का एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज him to join BCom, to join BCom, फुल स्टॉप लगा देना है, सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। The teacher told the boy that he should advise him to join BCom,
यानी कि वो उसको एडवाइस देगा कि वो बीकॉम ज्वाइन करे। ठीक है ना, इस तरह से जो हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज लिविंग कॉस्ट आर वेरी हाई इन दिस सिटी, मिस्टर दास सेड टू हिज फ्रेंड। यानी कि लिविंग कॉस्ट आर वेरी हाई इन दिस सिटी, इस शहर में रहने की जो कीमत है बहुत हाई है। और मिस्टर दास जो है अपने, मिस्टर दास सेड टू हिज फ्रेंड, क्या बन जाएगा, मिस्टर दास टोल्ड हिज फ्रेंड दैट लिविंग कॉस्ट आर वेरी हाई इन दिस सिटी। क्योंकि सेंटेंस जो है आपका सिंपल तो है, लेकिन क्या है, लिविंग कॉस्ट, क्या उसमें कुछ लग रहा है आपको, नेचुरल चीज लग रही है, हैबिट लग रही है। अगर नहीं चेंज करना तो आप कर सकते हैं दैट लिविंग कॉस्ट वॉज वेरी हाई इन दैट सिटी, सिंपल बना लीजिए। ठीक है ना, मिस्टर दास टोल्ड हिज फ्रेंड दैट लिविंग कॉस्ट वर वेरी, क्योंकि कॉस्ट से एस लगा हुआ है, वर वेरी हाई इन दैट सिटी, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में है पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस्ट है, कॉस्ट में एस लगा हुआ है, यानी कि कीमत कॉस्ट होता है और कॉस्ट में कीमतें, जस्ट अपोजिट हो गई, तो इसलिए यहां पर आएगा द लिविंग कॉस्ट वर वेरी हाई इन दैट सिटी, जिसको दैट में कन्वर्ट करना होता है, तो इन दैट सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू शुड नॉट स्पीक द बोथ साइड, द टीचर सेड टू द बॉयज। यू शुड नॉट स्पीक फॉर द बोथ साइड, कि आपको दोनों की तरफ से नहीं बोलना चाहिए। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, क्योंकि देखिए बॉयज है, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि बॉयज दे रखा है तो बॉयज के स्थान पर यू शुड है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट दे शुड, दे शुड होगा, क्योंकि बॉयज दे रखा है, बॉयज है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हमेशा दे का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट दे शुड नॉट स्पीक फॉर द बोथ साइड, सिंपल, दैट दे, बस आपको दैट दे लगाना है, पूरा सेंटेंस ऐसे ही राइट, दैट दे शुड नॉट स्पीक फॉर द बोथ साइड। आप लोग नोट राइट करिए सेंटेंस, आगे के नेक्स्ट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए, अब मैंने आपको एग्जाम्पल को समझा दिए, अब यहीं पर, अच्छा, अब जितने अब जो सेंटेंस है यू हैव टू डू योरसेल्फ, अब आप अपने आप करेंगे। ठीक है, सारे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको खुद करना है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको करनी है, तो इसलिए बाकी के जो सेंटेंस हैं आप खुद राइट करेंगे। इसमें क्योंकि मिसलेनियस सेंटेंस है, यानी कि मिले जुले हैं, यानी कि कुछ इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म के भी होंगे, कुछ आपको इम्पेरेटिव फॉर्म के भी मिलेंगे, कुछ एक्सक्लेमेटरी फॉर्म के भी मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंस छोड़ देना। जो अदर टाइप्स में आपके सेंटेंस हैं तो आप उनको छोड़ दीजिएगा, उन पे कट लगा दीजिएगा, केवल आप सिंपल सेंटेंस ही राइट करें। यू हैव टू डू ओनली सिंपल सेंटेंस इन दिस एक्सरसाइज। और जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो वो भी कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, लेकिन मोस्टली आपके एग्जाम में जो है आपके जो है इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस आएंगे, तो आप ये कर लीजिएगा होमवर्क में, और जितनी भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर? तो ये तो अभी आज मैं अभी तो ये इस टॉपिक को मैं यहीं पर
फिनिश करूँगी, क्योंकि आगे मैं अभी नहीं बताऊँगी एक साथ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म ले लूँ बेटा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इससे आप फिलहाल जो है आज इसको इतना ही वर्क आपको भी करना है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक और लेती हूँ आपका, कुछ और समझाती हूँ आपको। तो वो आपकी है जितनी एक्सरसाइज के सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस मिल जाते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब आप ये ना कर लीजिए, सारे एक्सरसाइज आप कर लेना। और मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि आपको जो है एक्सरसाइज सॉल्व हुई एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि कई बार सेंटेंस क्वेश्चन पेपर में वही होते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे होते हैं, जो सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वही आपके क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस आ जाते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप विद एग्जाम्पल यानी कि जब इनडायरेक्ट बेस्ड आप स्टेट को पढ़ना शुरू करें तो बिल्कुल हर सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे आपको कोई मतलब आपको श्योरिटी तो रहेगी कि भाई अगर आता है वैसे तो आप कर ही लेंगे सही, लेकिन आपको जब अगर मिल जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर लेंगे। तो ये आपका आज अभी फिलहाल के लिए ये आपका ये टॉपिक मैं यहीं पर इसको स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके आगे चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ बताएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। अब इसके बाद में अब मैं आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो चैप्टर था उसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपको मार्क भी करा दिए थे और मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे वर्क करना है। ठीक है ना, वो 20 क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट में करवा दिया था कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन राइट करेंगे, लेकिन आपको वो करने हैं। ऐसा नहीं कि आप ना करें, याद करके आप लिख लीजिएगा। और जो जैसे हमारा पिछले चैप्टर में था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी थे, उनको क्वेश्चंस को पूरे पूरे राइट कर लीजिएगा, ताकि उसमें से अगर अलग अलग में आए तो भी आप राइट करिए। सेकंड चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें करना है काम सारा। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन हिंदी में आपको मैंने बताया था प्रोसेस का मतलब चरण होता है, यानी कि स्टेप। कि जो कम्युनिकेशंस होता है वो एक प्रोसेस में होता है, एक उसका चरण स्टेप्स होते हैं जिसमें वो काम होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि जो फर्स्ट आपका, अभी मैं आपको ओरली बता रही हूँ और समझाने के लिए बता रही हूँ आपको बच्चों, कि जो इसका सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सेंड। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है सेंड। सेकेंड इज रिसीवर। थर्ड आपका जो पार्ट होता है इसका मैसेज। फोर्थ आपका डिकोड। एंड फिफ्थ इज फीडबैक। होता है इसका फीडबैक। अब ये सारी चीजें दीज आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू हाउ दे वर्क्स। अब ये इनका कैसे, अब देखिए सेंड
सेंडर यानी कि देने वाला। अब जैसे कि मैं, इन दिस लेक्चर आई एम द सेंडर एंड दोज स्टूडेंट हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दे आर रिसीवर। यानी कि मैं जो भी कुछ आपको बता रही हूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इसको तो मैं हूँ सेंडर। आप जो कुछ ले रहे हैं, यानी कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, मैं भी जो कुछ आपको बता रही हूँ, आप जो राइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हैं रिसीवर। क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको दे रही हूँ आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन जो होती है, ये सेंडर और रिसीवर की सिचुएशन ऑलवेज चेंज। यानी कि जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो यू आर रिसीवर, बट जब आप मेरे से कोई सा भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे, वॉट एवर द क्वेश्चन इज, कुछ भी हो, जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो दिस सिचुएशन इज रिवर्सेबल, रिवर्स हो जाती है। तब यू आर सेंडर एंड आई एम रिसीवर। द सिचुएशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज रिवर्सेबल, रिवर्स होती चली जाती है। क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति पूछता है या बोलता है तो वो सेंडर बन जाता है और सामने वाला रिसीवर बन जाता है। तो ये सिचुएशन होती है रिवर्सेबल होती है, बदलती रहती है। क्योंकि उस समय अगर आप पूछेंगे, अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो आप सेंडर तो होंगे ना, क्योंकि आप बोल आप रहे हैं, सुन मैं रही हूँ, तो सिचुएशन बदल जाती है। तो ये चीज़ आपकी में है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिकली इस पर है, आपके वाइवा के उसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अब थर्ड है आपका मैसेज। भाई सेंडर जो रिसीवर को देगा तो कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा, चाहे वो मैसेज पढ़ाई से रिलेटेड है या आपकी किसी इंफॉर्मेशन आपको देनी है या कुछ आपको बताना है, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर द इट माइट बी, ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैसेज का मतलब तो केवल एक इंफॉर्मेशन, थॉट्स, वो किसी भी तरह का होगा। तो सेंडर रिसीवर को कुछ तो देगा, तो वो क्या देगा, मैसेज। चाहे खाली बैठ के अगर हम बातें करें, गॉसिप करें, फॉर एंटरटेनमेंट, हम कुछ भी करें, टाइम पास करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, गूंगे तो बन के बैठे नहीं रहेंगे। तो एक दूसरे को जो भी देंगे, अगर मैसेज देंगे मतलब अच्छा भाई आज आपने क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो आप बताओगे कि भाई मैंने तो आलू के पराठे खाए, तो वो आलू के पराठे वाला मैसेज तो दे रहे हो कि आपने आलू के पराठे खाए हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो वो होता है मैसेज। थर्ड प्रोसेस होता है मैसेज। उसके बाद डिकोड करना, यानी कि उस चीज़ को नोट करना। अगर मैसेज नोटेबल है, यानी कि उसको नोट करना है, डिकोड करना है, आपको पढ़ना है, तो आप उसको नोट करेंगे, राइट कर लेंगे। अगर हम ओरली या वैसे ही हम एक इनफॉर्मली कोई बात कर रहे हैं, तो भी अगर हम जैसे बातें ओरली बात करते हैं, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अरे भाई अच्छा कल नहीं आएंगे, अच्छा ठीक है कल नहीं आएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे तो चलो अच्छा हम भी नहीं आएंगे, ये बात हो जाती है। अगर नियरेस्ट हो, एक दूसरे के नेबर हो, एक ही जगह से आ रहे हैं, तो वो यही कह देंगे अच्छा भाई चलो हम भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, वहाँ बात खत्म हो जाती है। तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, डिकोड करने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि डिकोड माइंड में हो गया है। लेकिन अगर हम क्लासरूम में हैं, हमें मैडम पढ़ा रही हैं या सर पढ़ा रहे हैं, अगर हमें वो कुछ हमारे सब, क्योंकि अगर क्लास में है तो मेरी पढ़ाई की बातें होंगी, और जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बातें बताएंगे, कुछ भी हो, वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें बातें बताएंगे, तो यानी कि वो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ वो आपको नोट करनी है, वो आपको लिखनी है, तो वो आप उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। अब डिकोड करने के बाद फिफ्थ प्रोसेस आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, यानी कि प्रतिक्रिया देना, यानी कि अब आपने उस ये जो एक्शन हुए थे उस पर क्या रिएक्शन करा, ये सारे एक्शन है, अब आपने उस पर क्या रिएक्शन करा। अब मान लीजिए क्या रिएक्शन का हुआ, फीडबैक का मतलब उसमें कैसा पूछा जाता है कि जैसे हम यहाँ पर कॉलेज में हैं, ठीक है, हम लोग जो है GL है, गेस्ट लेक्चरर के पद पर हैं, अतिथि विख्याता, यानी कि बाहर से अडॉप्ट किए गए, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं। अब मान लीजिए
मेरी जगह, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको 10 साल से पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर किसी वजह से जॉब हम छोड़ दें, अगर हम उसकी जगह कोई नया लेक्चरर आए, अब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को अपॉइंट किस लिए किया जाता है, आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें हमारा काम तो आपको पढ़ाना है, बाकी वक्त तो हम वैसे करते हैं, हमें मेन काम तो हमारा आपको पढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पढ़ाने वाला चला जाता है, उसकी जगह नया, मेरी जगह मान लीजिए नया आ गया, अब नए को क्या होगा कि 1 या दिन या 2 दिन, क्योंकि इस लेवल पर इन चीज़ों को, हालांकि ठीक है, लेकिन जो हमारी थ्योरी वगैरह है या कुछ है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्वालिफाइड होने के बाद भी या एबिलिटी होने के बाद भी वो उस चीज़ को नहीं पढ़ा सकते। अब सर ने या मैडम ने किसी ने भी अपॉइंट किया, आप लोगों को 1 दिन 2 दिन उन्होंने पढ़ने के लिए कहा, आपने क्लास अटेंड करी, उसके बाद फीडबैक ली जाती है। फीडबैक किससे लेंगे, आप लोगों से, क्योंकि वो पर्सन आप लोगों के लिए अपॉइंट किया गया है। अब वो फीडबैक आप क्या देंगे, फीडबैक में आप क्या देंगे, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो आप सर को बता देंगे, नहीं सर, मैं सर या मैडम जो भी हैं वो हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, हम इन्हीं से पढ़ना चाहेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली सर बोलेंगे, ऑनेस्टली, क्योंकि वो तो आप ही लोगों के लिए बुला रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा लगता है कि उनके बोलने में या कुछ नहीं आपको लगता है कि वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको ऑनेस्टली बता देंगे कि सर हमें सॉरी, समझ नहीं आ रहा। तो क्या होगा, एट वंस दूसरे को पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, बस लाके सामने रख दिया कि नहीं अब आपको इसी से पढ़ना है, नो, ऐसा नहीं होता। तो फीडबैक क्या होता है कि जो एक्शंस होते हैं, जितने भी जो काम किए जाते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है, यानी कि ली जाती है रिएक्शन, उससे प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, तो पूछा जाता है, फीडबैक कैसे भी ली जाती है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। यानी कि फीडबैक से क्या होता है कि आपने जो भी कुछ किया है, अब उसका रिजल्ट समझ लीजिए कि रिजल्ट में भी गुड और नॉट, गुड और बैड, कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में तो आप यस करेंगे और किसी के बारे में नहीं हुआ तो नो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपकी ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे है कि जो सेंडर है वो मैसेज ट्रांसमिट करता है, रिसीवर उसको गेन करता है, वो मैसेज होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी अब जो है मैं आपको चैप्टर वाइज, ये केवल मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो एक ही टॉपिक इसमें स्टार्टिंग है, उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज अब अकॉर्डिंग, यानी कि अब हम चैप्टर के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में वो आपको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पेज नंबर 11, ठीक है। यू इनकाउंटर innumerable situations involving speech or writing in your personal, social and personal life, ठीक है ना, कि आप जो है अपनी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में जो है आप जो ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप बातें करते हैं, मतलब बोलते हैं आप या लिखते हैं, जो भी कुछ है आप किसके साथ, जैसे कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड, ऑफिस स्टाफ, टीचर्स, प्रोफेसर्स टू अचीव वेरियस पर्पस, यानी इन सब से जो बात करते हैं वो अचीव वेरियस पर्पस, किसी ना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप बात करते हैं। कोई होता ही है, अब हमें कुछ पूछना है या हमें कोई चीज़ नहीं है तो हम सर के पास जाएंगे, या थोड़ा सा अगर फ्री हैं तो चलो बैठ गए उनसे सर के साथ बातें कर लें, लेकिन हमेशा एक पर्पज़ ही रहता है, एम रहता है जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं। अब इनको जो है आप इसमें अब जो पर्पस होते हैं, सेमिनार्स, ग्रुप ऑफ डिस्कशन, लेक्चर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एडमिशन एटसेट्रा। जब आप किसी के साथ प्रोफेशनली आप जो है ज्वाइन होते हैं, जैसे आप इसमें लिखा कि व्हेन यू ज्वाइन सम प्रोफेशन यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद योर सुपीरियर, इक्वल्स और सबॉर्डिनेट, कन्वर्सिंग विद दैम फेस टू फेस और ओवर द टेलीफोन, राइटिंग, रीडिंग ईमेल, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। यानी कि जब कहीं किसी आप प्रोफेशन में जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी आपके जो सुपीरियर हैं उनसे बातें करते हैं, चाहे फ़ोन पे करें या फेस टू फेस करें, किसी भी तरीके से, तो जो सब बातें करने, ये सब यानी कि आप उनसे बातें करेंगे।
Communication process get started as soon as one decided to convey a fact, an idea, an emotion or an opinions to other. That is to say sharing information. यानी कि सैंडर्स का जो है स्टार्ट तभी हो जाता है जब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। सैंडर का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैं हूँ, अब हम जो है आपको इस पढ़ाने के लिए आते हैं तो हम एक प्लानिंग से आते हैं कि आज हमको स्टूडेंट्स को ये चीज़ बतानी है, आज हमें स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बताना है, या अब जैसे मान लीजिए एकदम से वो चीज़ भी खत्म हो गई तो हमें दूसरी क्या चीज़ लेनी है। यानी कि जो माइंड में वॉट एवर वी प्लान, जो भी हम प्लान करते हैं तो वहाँ से ही सेंडर का वर्क स्टार्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन यानी कि जो कि हमें पता है कि हमें ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, यानी कि किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। Think when you request your teacher to explain a concept which you couldn't understand well in the class, that you transmit and the teacher receive the information। वही जो मैंने चीज़ बताई थी कि यदि क्लास में आप अपने टीचर से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो वो ट्रांसमिशन की जो स्थिति होती है चेंज हो जाती है। सेंडर बिकम्स रिसीवर एंड रिसीवर बिकम सेंडर, है ना, तो हो जाती है सिचुएशन की ट्रांसमिट हो जाती है। After understanding the information, the teacher respond and give an explanation that the clear doubts and you think the teacher। यानी कि अब क्या होता है, जब आपने पूछा तो टीचर ने वो सारे जो डाउट्स और जो थे आपके क्लियर कर दिए, इंफॉर्मेशन आपको सारी दे दी। Now the communication becomes an end, और उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो जाता है। The whole process is process of communication। अब जितना भी ये सारा प्रोसेस होता है वही प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन द सेम वेदर द कम्युनिकेशन इज ओरल और रिटन। कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटन, किसी में भी हो वो प्रोसेस सेम चलते रहते हैं। ठीक है, अब आपके दे रखे हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। You know, communication is sharing or exchange of information. When a person decides to convey a fact, an opinion, an idea, an emotion, information, knowledge or thoughts to other, he set communication process rolling। जब भी वो सोचता है तो वो एक प्रोसेस पर शुरू हो जाता है। He can be called the sender or the transmitter। सेंडर को इन अदर लैंग्वेज ट्रांसमीटर भी कहते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ कम ही करते हैं, मतलब तो वही होता है। अरे सेंडर तो कोई भी ना कोई चीज़ ट्रांसमिट तो करेगा ही, बोलेगा ही मुझसे। what he decided to convey is called message। यानी कि जब वो कभी डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या बोलना है तो वो होता है मैसेज। दिस मैसेज इज इनकोडेड एंड सेंड थ्रू ए चैनल टू अनदर पर्सन और पर्सन कॉल्ड रिसीवर। यानी कि किसी एक चैनल के माध्यम से। अब मैं सेंडर हूँ, लेकिन एक ओरली और रिटन वे में मैं आपको दोनों चीज़ें समझा रही हूँ, है ना, भाई ओरली बोलकर समझा रही हूँ और रिटन में आपको लिख कर समझा रही हूँ। तो यानी कि दोनों ही माध्यम मेरे पास है और मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्या है, इसको बोला जाता है, और आप ले रहे हैं उस चीज़ को तो रिसीवर। The message is received by the receiver who after understanding and interpreting it gives suitable response or feedback। यानी कि अब जो मैंने आपको कुछ दिया, अब आपका सुटेबल फीडबैक देंगे कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। दो ही चीज़ें होंगी, यस और नो। भाई समझ में आया तो ठीक है, कुछ पॉइंट समझ में कोई डाउट्स है तो वो ठीक है, वो आप पूछेंगे, मेरे से पूछ लेंगे, तो क्या होती है, वो होती है आपकी फीडबैक। In fact, it is the feedback through which one judge the success of communication। यानी कि जो फीडबैक होती है वो जज करती है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेस रहा या फेल हो गया, है ना। ये भी मायने रखता है, भाई कभी कोई सफलता, कई बार सक्सेस मिल जाते हैं और कई बार फेल भी हो जाते हैं, नहीं समझ में आता किसी को। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है यहाँ पर, कई बार आ जाती है कि नहीं आता तो वो फेल कर दिए जाते हैं। The whole process is called communication cycle, in which the idea or information sender is called input। तो जब कभी सिचुएशन, ये जब साइकिल बनता है एक तरह से, तो उसमें जो है इसको इनपुट बोला जाता है।
This input is sent in the form of message through a channel like letter, fax, phone call, email. और यानी कि इनपुट सेंडर हुआ और आउटपुट रिसीवर, यानी कि जो उसका रिजल्ट देगा, चाहे वो मैसेज को कैसे भी करे, तो thus the receiver receive the message, that is the output. Communication is a two-way process as at least two persons parties, the sender and receiver must be present for the process. और ये जरूरी है कि जब कोई मैसेज देना हो, कुछ करना हो, तो दो पर्सन या दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना दो पर्सन और बिना पार्टीज के आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, बिना पर्सन दो उसकी कैसे करेंगे भाई, दो पार्टीज का तो होना जरूरी है, कहने के लिए सुनने वाला भी तो होना जरूरी है, खाली अकेले अकेले तो नहीं बोला जाता. However, it is not sufficient to have two parties person. There should be also cooperation and understanding between the two. मतलब पार्टीज का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपस में अंडरस्टैंडिंग का भी होना जरूरी है, कोऑपरेशन का भी बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें. अब आप मेरे साथ कोऑपरेट कर ही रही हैं, आप मेरी वीडियोस को पेशेंटली देखते हैं भाई, उसको लेक्चर को गेन अटेंड करते हैं, तो इस तरह से. In addition, these two parties and persons should have a mutually accepted code and sign symbols and making up a common language. Mutually जो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो हमारे सबके बीच में बन जाती है, तो साइन, सिंबल, मेकिंग, ये सब चीज़ें हम आपस में लेते हैं. तो ये आपका पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया, आपको बता दिया. अब इस पर मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो हम इसी से आगे आपको कराएंगे. और कोई क्वेरी है, कोई कुछ है तो आप पूछ लीजिएगा. तो अभी आप जो भी नेक्स्ट क्वेरी वगैरह कुछ है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से. तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.